हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, क्लास 9th। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम पर ही बेस्ड है तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यही होता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो तुम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बन के आएगा ये dp/dt, ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट नहीं याद है तो तुम इससे भी स्टेटमेंट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, पहले तुमको पता होना चाहिए ये क्या है। इस पूरे को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और इस इतने के कोल डीपी को क्या बोलते हैं, डीपी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और पी कौन सी क्वांटिटी है, पी मतलब मोमेंटम, पी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए एरो लगा दिया। मोमेंटम क्या होता है, इससे पहले वाला लेक्चर जाके देखो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बढ़िया डिटेल में बताया है ये मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बोलते हैं, ये क्या है, फोर्स है। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या बना सकते हो, अगर तुम्हें ये इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं याद है, ये फॉर्मूला केवल याद है, तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये पूरे को क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो सिंपल सा स्टेटमेंट, ये तुम्हें फार्मूला याद हो तो तुम्हारा स्टेटमेंट अच्छे से सेकंड लॉ का तैयार हो जाएगा। तो इस पूरे को क्या बोले, रेट ऑफ, रेट क्यों बोला, क्योंकि टाइम है, जहां भी टाइम आ जाएगा वहां पे रेट आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही है। अधिकतर बच्चों से पूछोगे तो डायरेक्ट बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F=ma, यही बोल देते हैं। ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, यहीं से उठ के ये आया है। कैसे आया है आगे चल के बताएंगे। अगर तुम्हें करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ का, तो ये लाइन तुम्हें बोलनी आनी चाहिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये तुम्हारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंज आएगा फोर्स उतने ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मोमेंटम की रेट में जितना जल्दी चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेट में चेंज आएगा, मोमेंटम की रेट में जितना ज़्यादा चेंज आएगा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर लिखना हो तो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद चलो आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे अभी हमने ये फॉर्मूला कहा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp/dt। ठीक है, ये बताया था। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो तो एक कांस्टेंट k आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे, तो इक्वल का साइन लगा के एक कांस्टेंट k आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, F=dp/dt। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से दो केस, एक बार ये और एक बार ये कब, ये कब। अब देखो ये तुम्हारा मोमेंटम था। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कल बताए थे ना, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, मोमेंटम होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। किसकी वजह से वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जिधर होगी उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो पी का यहाँ पे क्या मतलब है, पी मतलब मोमेंटम।
ठीक है, p मतलब मोमेंटम। तो 2 केस बनता है। अब यहाँ पे देखो p की जगह क्या लिख दें, mb लिख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा dmb/dt, ये बन गया ना। आराम से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो p की जगह क्या हो गया, mb लिख दिए। अब यहाँ से 2 केस बना। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है चेंज, d का मतलब चेंज है। d लिखा हो या डेल्टा लिखा हो, इस दोनों का मतलब क्या होता है, चेंज कितना। अब देखो एक बार हम मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज। मास को कांस्टेंट मान लिया, मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक मास सेम है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, F = मास कांस्टेंट और d के बाहर आ जाएगा, तो m dv/dt। d का मतलब चेंज होता है, मास कांस्टेंट था तो मास को बाहर ले लिए और वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो dv/ क्या हो गया, dt हो गया। अब dv/dt क्या है, रेट, रेट ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ना। इससे पहले वाला लेक्चर क्या था, मोशन, तो उसमें एक्सीलरेशन की डिफिनीशन दी गई है। तो उसकी डिफिनीशन क्या लिखी है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यही तो लिखा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से देखो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हो, F बराबर मास का मास रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो फार्मूला क्या बन के आया, F बराबर ma। तो ये कब आया, जब हमने मास को कांस्टेंट और वेलोसिटी को चेंज कर रहे थे। जब मास को कांस्टेंट और वेलोसिटी को चेंज कर रहे थे तब F बराबर ma आया। तो लोग डायरेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ को ये बोलते हैं, लेकिन ये कब सही है, जब मास को कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो F बराबर ma आएगा। और दूसरा वैसे केस, अब इस केस में मास को चेंज कर रहे हैं, मास को चेंज कर रहे हैं, मास को चेंज कर रहे हैं और वेलोसिटी को सेम कर रहे हैं, वेलोसिटी सेम। अब ये कौन सा केस है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, जब रॉकेट ऊपर जाता है, जब हम रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो रॉकेट में फ्यूल भरा होता है, फ्यूल भरा होता है ना। तो जब फ्यूल भरा होता है तो रॉकेट जैसे उड़ना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसका फ्यूल कम होता जाता है ना, ईंधन जो फ्यूल होता है उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, क्योंकि फ्यूल जलता जाएगा, जलता खर्च होता चला जाएगा। तो ओवरऑल रॉकेट का मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। लेकिन रॉकेट की वेलोसिटी तो सेम रहती है। जब रॉकेट जमीन से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, एक ही स्पीड से जाता है। ये नहीं कि रॉकेट यहाँ पे छोड़ दो, तेज गया फिर धीमा गया, फिर धीमा गया फिर तेज गया, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी सेम रहती है, मतलब रॉकेट छोड़ा गया तो नीचे से लेके जहां तक जाएगा उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन मास कम होता जाता है, क्योंकि उसमें जो भरा हुआ फ्यूल होता है, पेट्रोल जो भरा होता है, धीरे धीरे खत्म होगा ना। जैसे हमारे अंदर क्या है, अभी खाना खा के आएंगे तो मेरा वेट ज़्यादा होगा, धीरे खाने से एनर्जी मिलती जाएगी, वो खत्म होता जाएगा, तो मेरा वेट थोड़ा थोड़ा 1-आधा किलो कम हो जाएगा ना। जैसे पेट्रोल, अगर तुम अपने घर से गाड़ी स्टार्ट करते हो फुल टैंक करके 100 किलोमीटर जाते हो तो ओवरऑल गाड़ी का मास कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें जो पेट्रोल का मास होगा, पेट्रोल भरा होगा, उसका मास धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, खर्च होता चला जाएगा, तो ओवरऑल गाड़ी का मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वो अलग केस यहाँ पे है, मास तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम हो रही है। ये जो मैं अभी गाड़ी वाला केस दे रहा हूँ कि अपने घर से तुम कहीं पेट्रोल भर के जाओ, स्पीड सेम होनी चाहिए। मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो लगातार उतनी ही स्पीड से जाओ। तो ये देखो, तो यहाँ पे जब मास चेंज होगा वेलोसिटी सेम होगी, तो वेलोसिटी को बाहर ले लोगे, यहाँ पे वेलोसिटी को बाहर ले लोगे, मास को डी के साथ लिखोगे। डी के साथ क्यों लिख रहे हैं मास को, क्योंकि मास में चेंज हो रहा है। यहाँ पे डी के साथ बी लिख रहे थे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी। यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी बाहर dm/dt लिखेंगे ना, F = v dm/dt। दूसरा फार्मूला ये बन गया। m को d के साथ क्यों लिखा, क्योंकि मास चेंज हो रहा था और वेलोसिटी सेम थी, इसीलिए वेलोसिटी को बाहर ले लिया, तो ये चेंज होगा। तो ये रेट ऑफ चेंज इन मास है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मास, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहाँ पे यूज होता है, रॉकेट वाले केस में, जब रॉकेट उड़ता जाता है तो उसको बोलते हैं रॉकेट प्रपल्सन। ये तुम्हारा 11th क्लास का है, ठीक है, ये 11th क्लास में पढ़ोगे। तो ये तुम्हारा हो गया 2 केस। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, फोर्स। ये देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, कुछ नहीं था डायरेक्ट। ये वाला अगर
फार्मूला याद है तो डेफिनेशन यहीं से, स्टेटमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ का यहीं से बना सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये हो गया क्लियर, स्टेटमेंट क्लियर। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट के आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे, के रखोगे, के की वैल्यू 1 रखोगे तो इक्वल टू बचा, तो इक्वल टू बता तो dp/dt बचा। ठीक है, अब यहाँ पे p क्या था, p मोमेंटम था। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, तो p की जगह mv रख दिए। अब यहाँ से दो केस बनाए, एक बार मास कांस्टेंट करके वेलोसिटी चेंज किया, पहला केस मास कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मास जब कांस्टेंट था तो d के बाहर ले लिए और वेलोसिटी चेंज हो रहा था तो d के साथ लिख दिए, तो मास को बाहर लेके वेलोसिटी चेंज हो रहा था तो dv/dt हो गया। और dv/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ना, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, या फिर dv/dt। यही तो था एक्सीलरेशन, dv/dt यही तो एक्सीलरेशन था। तो एक्सीलरेशन को ये भी लिख सकते हो ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन dt। तो एक ये फार्मूला बना सकते हो, f इक्वल टू m v फाइनल अपॉन t। तो जितना भी तुम्हारा 9th में सवाल दिया गया है इस पे सारे बस यही दो फार्मूला लगेगा, F बराबर M में F इक्वल टू M V फाइनल माइनस एक्सीलरेशन को क्या लिख दिए, V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन dt। ठीक है, तो ये तुम्हारा दो फार्मूले से जितने भी 9th के सवाल दिए गए हैं इससे हो जाएगा। और दूसरा केस क्या था, मास को चेंज कर दे रहे थे, वेलोसिटी को सेम, तो वेलोसिटी जब सेम थी तो वेलोसिटी को बाहर ले लिया, मास को d के साथ रख दिया, क्योंकि d मतलब चेंज होता है, तो d जब चेंज हो रहा है dm/dt, तो ये फार्मूला नेक्स्ट बन के ये तुम्हारा 11th क्लास में यूज होगा। ठीक है, बस तुम्हें फोकस इतने पे करना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है न्यूटन का सेकंड लॉ, ये है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ इतना ही था, एग्जाम्पल के बेस पे मैं तुमको समझा रहा हूँ। देखो, अगर किसी को लिखना हो तो पॉज कर लो, लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग से देखते जाओ, जो मैं स्टार्टिंग से लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही साथ में कई चीज़ें लिख दिया हूँ ना, तो जो मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलो। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन dt, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं अब तुमको। देखो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। देखो पहला एग्जाम्पल देखो, जो सबका प्रिय गेम है क्रिकेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब हम बैट से बॉल मारते हैं, पहला केस देखो, जब हम ऐसे बैट लिए, मान लो बैट से इसे बॉल मारे और यहाँ पे एक फील्डर खड़ा था, उन्होंने कैच कर लिया। ठीक है, तो जब मैंने बैट से बॉल मारा तो यहाँ पे बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना। जब मैंने बैट से मारा बॉल को तो मैंने स्पीड दी ना, बॉल को ऐसे मारा, फोर्स लगाया, तो बॉल किसी न किसी स्पीड से जा रही होगी। उसके बाद हमने मान लो कैच कर लिया, तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना बॉल की, तो वेलोसिटी जीरो हो गई और मास तो अभी भी कुछ ना कुछ मास रहा होगा ना, कुछ ना कुछ क्या मतलब, जो शुरू में मास रहा होगा बॉल का, तो यहाँ पर भी तो मास रहा होगा कि मास कहीं गायब हो जाएगा, कहीं नहीं गायब होगा ना। अगर बॉल मेरे पास 2 किलो की है या 1 किलो की बॉल है, तो जब मैंने बैट से मारा तब भी 1 किलो की थी, और जब किसी फील्डर ने कैच किया तब भी तो 1 किलो की रही होगी, कि बॉल का मास कम हो जाएगा, सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे मास m ही रहेगा। ठीक है, तो P इनिशियल क्या आया तुम्हारा, m इंटू वी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। जब मैंने कैच किया ना, तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना बॉल की, क्योंकि बॉल रुक गई, तो यहाँ से P फाइनल क्या आ गया, जीरो आ गया। अब देखो एक ये केस हो गया। उसके बाद मैंने जब दूसरा केस देखो, फिर मैंने बैट से बॉल को मारा, तो लेकिन मैंने कैच क्या कर दिया, धीरे धीरे ले जाके पीछे पकड़ा। जैसे बॉल मेरे हाथ में है तो मैं हाथ धीरे धीरे ले जाके पीछे पकड़ा,
देखो एक बार जब बॉल आई तो मैं इसे पकड़ लिया तुरंत, उसके बाद जब मेरे पास बॉल आ रही दूसरे केस में, जब दूसरी बार मैं कैच पकड़ रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे हाथ ले जाके पीछे यहाँ पे कैच पकड़ रहा हूँ। पहला केस में कैच यहाँ पकड़ा, दूसरा केस में कैच यहाँ पकड़ा, तो बॉल की वेलोसिटी तो जीरो दोनों केस में हो रही है, क्योंकि दोनों केस में बॉल मेरे हाथ में आ जाके रुक जा रही है। समझ रहे हो ना, मेरे हाथ में दोनों केस में वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, क्योंकि बॉल मेरे हाथ में आके रुक जा रही है ना, तो दोनों केस में वेलोसिटी जीरो। लेकिन दूसरे केस में क्या डिफरेंस है, मैंने बॉल को यहीं पे रोक दिया था, कैच पकड़ लिया, जैसे बॉल आई तो मैं यहीं रोक दिया, और दूसरे केस में मैं बॉल ले जाके यहाँ पकड़ा, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में पहले केस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ना दूसरे वाले केस में। पहले केस के मुताबिक दूसरे वाले केस में जब मैं यहाँ पे ले जाके इसे कैच पकड़ा तो टाइम ज़्यादा लगा ना पहले केस के मुताबिक। तो मैंने क्या किया, दूसरे केस में क्या किया, टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा दिया ना, कैसे टाइम बढ़ा दिया, हाथ को पीछे ले जाके कैच पकड़ा तो टाइम बढ़ा दिया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से देखो दोनों केस में तो इनिशियल मोमेंटम सेम रहेगा दोनों केस में। एक बार जब हाथ पीछे ले जाके कैच पकड़ा और एक बार जब यहीं पे कैच पकड़ लिया, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों केस में सेम था। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या था, टाइम ज़्यादा लगा देते थे। तो टाइम जब ज़्यादा लगा देंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि फोर्स और dt क्या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे मान लो ये A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली जब एक दूसरे के सामने जैसे F और DP एक दूसरे के सामने है तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है जब B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, या फिर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक को बढ़ाओगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, ठीक है, या फिर दूसरा अपने आप बढ़ेगा तो एक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब दूसरे वाले को बढ़ाओगे तो एक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यह मतलब, जब कोई चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हो, जैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब एक बटा के फॉर्म में है, तो अगर ए को बढ़ाओगे तो बी ऑटोमेटिक कम होगा, या फिर बी को बढ़ाओगे तो ए ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इन्वर्सली का मतलब यही हुआ, इन्वर्सली में जब एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F और T क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हम टाइम बढ़ा दे रहे थे, कब, जब कैच को पीछे ले जाके पकड़ रहे थे तो टाइम बढ़ा दी तो फोर्स कम लगेगा। जब फोर्स कम लगता है तो इंजरी होने का चांस बहुत कम है। तो इसीलिए जब कभी देखना फील्डर कैच पकड़ता है तो हाथ को देखना हल्के से पीछे ले जाके पकड़ता है। तो क्यों पीछे ले जाके पकड़ेगा, क्योंकि उसने टाइम बढ़ा दिया, और टाइम बढ़ा देता है तो उससे क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो फील्डर को इंजरी होने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे था, ये वाला एग्जाम्पल किस बेसिस पे था, न्यूटन के सेकंड लॉ के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट के बेस पे ही ले रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल एक बार देखो, मैं एक बार बॉलिंग फेंकने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं बॉलिंग फेंकने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक बार मैंने ले ली टेनिस बॉल, यहाँ पे भी एक बार ले ली मैंने लेदर बॉल, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, जब मैं एक बार टेनिस बॉल से बॉलिंग फेंकूंगा सेम स्पीड, मान लो यहाँ पे मेरी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी 140 किलोमीटर पर आवर से मैं बॉलिंग फेंकता हूँ, 140 किलोमीटर पर आवर से मैं बॉलिंग फेंकता हूँ, मेरे सामने खिल लेना कि कभी, ठीक है। 140 किलोमीटर आवर से मैं बॉलिंग फेंक रहा हूँ, तो जब मैं, तुम खुद सोचो 140 किलोमीटर से बॉलिंग फेंक रहा हूँ, तो एक बार मैं टेनिस बॉल से बॉल फेंक रहा हूँ, एक बार लेदर बॉल से फेंक रहा हूँ, तो बताओ बैट्समैन को चोट किस में लगेगी, तुम खुद सोच के बताओ, दिमाग में सोचो किस में चोट लगेगी, लेदर वाली बॉल में ना। तो ऐसा क्यों हुआ बताओ, तुम तो ये कहोगे कि ये भारी है, तो भारी है ठीक है, लेकिन ये किस पे बेसिस है, न्यूटन के सेकंड लॉ के। कैसे, देखो ये फार्मूला बना था, फोर्स को क्या बोले थे, ये मोमेंटम को क्या बोले थे, mb लिख दे बता dt। टाइम तो सेम है, मान लो यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस जो था सेम था, डिस्टेंस मतलब जो बैट्समैन खड़ा है, बैट्समैन की डिस्टेंस तो सेम है ना, और टाइम भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मास के ना। देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dm बाई dt, तो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम सेम है तो फोर्स भी सेम लगेगा दोनों केस में, मास अलग अलग है, वेलोसिटी सेम है तो फोर्स भी सेम लगेगा। तो बचा क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dm, यही तो बचा। तो जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dm ना,
dm मतलब चेंज, तो जिसका मास ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा ना। वेलोसिटी तो सेम था, तुम सोच रहे हो वेलोसिटी क्यों नहीं ले, वेलोसिटी तो दोनों केस में सेम है, तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। टाइम भी सेम था तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास चेंज हो रहा है ना, बॉल चेंज हो रहा है तो बॉल चेंज हो रही तो मतलब मास चेंज हो जा रहा है। तो जब मास चेंज हो जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो जा रहा है ना, क्योंकि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसमें चोट ज़्यादा लगेगी, लेकिन एक कंडीशन है कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 50 कर दूं और इसको 10 कर दूं तब तुमको फोर्स निकालना पड़ेगा F बराबर m dv/dt या फिर F इक्वल टू dmb/dt, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैंने कहा कब चोट ज़्यादा लगेगी, लेदर के केस में चोट लगेगी कब ज़्यादा, जब लेदर की बॉल से जब फेंके और टेनिस की बॉल से फेंके स्पीड सेम हो, तब लेदर की बॉल से चोट ज़्यादा लगेगी। तो ये तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल भी गेम से लेते हैं। आप देखो एक गेम देखोगे, हाई जंप ऐसे यहाँ पे एक रॉड लगा होता है, तो दौड़ते दौड़ते आते हैं, ऐसे फ्लिप करके कूदते हैं, तो फ्लिप करके जब कूदते हैं तो नीचे गद्दा बिछाए रहते हैं। ठीक है, गद्दा, तो गद्दा क्यों बिछाए रहते हैं, गद्दा इसलिए बिछाए रहते हैं, अगर गद्दा नहीं बिछाएंगे तो वो जैसे ज़मीन पर गिरेंगे तो उनकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो मोमेंटम में चेंज जीरो हो जाएगा। लेकिन जब गद्दा बिछाएंगे तो गद्दा कंप्रेस होगा, और गद्दा जब कंप्रेस होगा तो टाइम बढ़ जाएगा, और जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या होता है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स है ना। तो गद्दा जब दबेगा तब जाके उस आदमी की वेलोसिटी जीरो होगी ना, मतलब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो उसकी स्पीड को कम करने में, मतलब जीरो करने में टाइम बढ़ गया ना, गद्दा दबेगा तब जाके वो क्या होगा, वेलोसिटी उस आदमी की जीरो होगी ना। तो गद्दा लगाने से टाइम बढ़ा दे, तो जब टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स कम लगेगा, तो फोर्स कम लगेगा तो उस आदमी को जो हाई जंप कर रहा है उसको चोट कम लगेगी। समझ में आ रही की बात नहीं, अगर फर्श पर डायरेक्ट गिरा तो तुरंत उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन गद्दा लगाने के बाद गद्दा कंप्रेस होगा तब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। तो कंप्रेस होने में कुछ तो टाइम लगेगा, जब कुछ टाइम लगेगा तो टाइम बढ़ा, मतलब टाइम लगेगा मतलब कि टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और फोर्स कम होगा तो आदमी को चोट कम लगेगी। ये 3 एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखो, तुम कांच लेना, कांच का ग्लास ऐसे छोड़ देना, तो देखना कांच का गिलास जब लोगे तो फर्श पे डायरेक्ट फूट जाता है, लेकिन अगर यहीं पे गद्दा या सोख्ता रख दो तो वो फूटता नहीं। सोख्ता मतलब समझते हो, फोम आता नहीं, फोम कंप्रेस हो जाता है, तो वो कंप्रेस हो जाता है। जब कंप्रेस होगा तो टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। तो कांच का गिलास जब हम फर्श पर छोड़ते हैं फूट जाता है, लेकिन वही अगर हम फोम पे रखें, सोख्ता पे रखें तो नहीं फूटता। सोख्ता मोटा होना चाहिए, नहीं पतला सा रख दो तब भी फूट जाएगा, क्योंकि वो जाके तुरंत हल्का सा कंप्रेस होगा फिर फर्श से टकरा जाएगा। अगर मोटा है, इतना मोटा मान लो रखे हो, तो अगर छोड़ोगे तो ये कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होगा तो टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो उस पर चोट कम लगेगी। तो चोट कम लगेगी तो फूटेगा कम ना, चोट ज़्यादा लगेगी या फोर्स ज़्यादा लगेगा तभी तो फूटेगा। तो ये सब चीज़ें हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, पूरा अच्छे से डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम, इनर्शिया और बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, व्हाट इज फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, सब मैंने ये पढ़ा दिया। तुम लोगों का बच रहा है केवल क्या, न्यूटन थर्ड लॉ विथ एग्जाम्पल के साथ मैं अगला लेक्चर लेके आऊँगा। और कोई भी डाउट हो तो फिर से एक बार लेक्चर देख लेना, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डाउट बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।